वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही शानदार दिन रहा। 400 पॉइंट से ज्यादा की रैली आज निफ्टी के अंदर देखी गई और 700 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है और चौतरफा तेजी थी। हालांकि मेटल सेक्टर में बहुत ही भयंकर रूप से तेजी आई। आज लगभग 7.5% की बढ़त लेके मेटल सेक्टर बंद हुआ है। कारण उसका बहुत बड़ा था, चाइना के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो छूट मिल रही है लॉकडाउन में अब, तो उसकी रिज्यूम होने की कारण लग रहा है कि फिर से दोबारा से इंफ्रा में और मतलब डिमांड में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली सब चीजें फिर से दोबारा से महंगी होंगी। मेटल खासतौर पे, और मेटल का धंधा रुका हुआ था क्योंकि प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो था वो स्लो डाउन हो रहा था। तो दिस विल हेल्प। सो दैट्स हाउ मार्केट हैज गेन्ड। हाउएवर इतनी बड़ी रैली है, मगर अब सवाल ये है कि क्या ये एक रिलीफ रैली ही है या ये वापस हो गया है ट्रेंड और हमने बॉटम बना लिया। तो दोस्तों, मेरी राय में भी बॉटम बना तो नहीं है। कारण देखिए, अब आगे सुनिए। आज रुपया खुला एट द रिकॉर्ड लो 77.69 पे पहुंच गया है और होलसेल प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन का डेटा आया, जिसमें पता चला कि हम रिकॉर्ड हाई पे हैं। 8-9 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, 15.08% में है, जो कि मार्च तक 14.55% थी। एस्टिमेट इससे भी बहुत कम था, लेकिन हम 15.08% WPI इन्फ्लेशन पे हैं। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो 15.08 पे बहुत ही ज्यादा है। फर्दर आज बड़ी न्यूज़ में LIC का IPO लिस्ट हुआ NSE में और ये 9% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। 865 पे खुला था। अगेंस्ट दी प्राइस, जो इसकी इशू प्राइस है IPO की, वो 949 है। हालांकि बहुत सारे LIC कस्टमर जो हैं, LIC के पॉलिसी होल्डर जो हैं, उनको डिस्काउंट पे मिला था, तो उनका बहुत नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें रिटेल बहुत नहीं फंसा है और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो शायद ये अच्छा रिटर्न दे दे। लेकिन अभी एक फॉल हो सकता है कि इसमें आए, पर मार्केट आज इसके साथ, ये एक यादगार दिन रहेगा। बहुत बहुत कुछ हुआ है आज। मतलब WPI इन्फ्लेशन डेटा आया, रिकॉर्ड हाई हो गया, रिकॉर्ड हाई पे रुपया है और मार्केट ने एक ही दिन में 417 पॉइंट का उछाल दे दिया। मेटल प्राइजेस जो हैं वो 7% से ज्यादा इंडेक्स बढ़ गया है LICI की। मतलब कुल मिला के इट वाज अ हिस्टोरिकल डे टुडे एंड दैट्स हाउ इट बिहेव। आज मार्केट जो है, निफ्टी जो है, खुला था वो 15,912 पे खुला था, लगभग 70 पॉइंट ऊपर। और जो बंद हुआ है आज वो हुआ है 16,259 पे। 16,000 मतलब 16,259 पे 417 पॉइंट की बढ़त लेकर 2.63%। और बैंक निफ्टी खुला था जो वो 198 पॉइंट ऊपर खुला था और उसके बाद लगातार हम ऊपर बढ़े हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, बिना नीचे देखे। जब जब थोड़ा सा भी फॉल आया तो फॉरेन बुल्स ने आके उसको टेक ओवर किया और क्लोज करा है 34,301 पे, 301.90 पे, यानी कि 704 पॉइंट की बढ़त के साथ 2.10% बैंक निफ्टी भी बढ़ा है। तो ये कल भी बढ़ा था थोड़ा सा, 1.44%, और इसलिए ये आज 2.10% बना है। तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसने लिटिल लेस देन निफ्टी परफॉर्म किया है, क्योंकि निफ्टी ने 2.10 से ज्यादा गेन किया है, 2.63 का, क्योंकि कल उसने कम गेन करा था। तो दैट्स हाउ इट हैज बीन। मगर आज जो अच्छी बात दिख रही है इसमें, अभी मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि ये रिलीफ रैली दिख रही है मोस्ट प्रॉब्ली 400 पॉइंट का बढ़त, मगर एक ही दिन में आना बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल एट्रीब्यूट होता है बुल्स का, वो दिख रहा है इसमें। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हाईएस्ट लेवल पे है, रुपया सबसे नीचे गिर गया है, बहुत ही चिंता का विषय है। मेटल प्राइसेस बढ़ना, हालांकि हाँ शेयर्स की प्राइस बढ़ी है, लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये एड ऑन करेगा इन्फ्लेशन में फर्दर। और ये चिंता के विषय के साथ में अगर आगे देखें तो हमारे बढ़ने वाले जो शेयर थे आज, वो 1690 शेयर बढ़ रहे थे और 257 शेयर गिर रहे थे। ये फिर से एक स्ट्रेंथ का पॉइंट है। तो कुल मिलाकर ये फिर से एक अच्छा दिन था। ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, 16,400 के ऊपर जब तक 2 दिन क्लोज ना कर दे तब तक इसे बियर रैली का एंड मत मानिएगा। ट्रेंड अभी भी बियरिश ही है। और अगर आप देखते हैं मेरा वीडियो तो याद होगा, मैंने बुलिश में भी थोड़ा देर लगाई थी कि खत्म हो गया ट्रेंड मानने में। और वो जब मैंने कहा एक बार कि अब बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया, तो उसके बाद मार्केट ने फिर मुड़कर नहीं देखा है।
उसके बाद से नीचे ही जा रहे हैं हम 16,800 तक। मैं रोक रहा था कि नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी रोकिए, लेकिन अब मैं बियरिश ट्रेंड है ये मान रहा हूँ, कई दिन से कह रहा हूँ और अभी फिर बोल रहा हूँ कि खत्म नहीं हुआ है। बी कॉशियस, थोड़ा कम प्रॉफिट आए तो कोई बात नहीं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फर्दर ग्लोबल न्यूज देख लेते हैं। रशियन प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं? पुतिन साहब ने कहा है कि एक्सपेंशन ऑफ नेटो इज अ प्रॉब्लम। जो भी नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है वो एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है उनके द्वारा। उन्होंने कहा है कि वी विल रिएक्ट टू द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टू दीज कंट्रीज। जो भी कंट्रीज नेटो में शामिल होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही हैं, हम इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। दैट्स हाउ मिस्टर पुतिन ने सेड। ये तैयारी तो बड़ी वॉर की हो रही है और ये यूक्रेन वॉर काफी बढ़ गई है। इसके अंदर में हुआ क्या है स्टोरी कि आज रशियंस ने एक मिसाइल भी फायर करी है एट मिलिट्री फैसिलिटी इन लेविव। जो यूक्रेन है उसका क्षेत्रफल जो है उसके अंदर में लिविव करके एक सिटी आती है, जैसे कीव थी वैसे लिविव है। उसमें इन्होंने एक मिसाइल दागी आज, और नियर बॉर्डर पड़ती है ये, पोलैंड के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। पोलैंड पे अटैक भी माना जा सकता है इसको, अगर वैसे देखा जाए तो इतना नजदीक है। और ये मिलिट्री फैसिलिटी थी जिसपे उन्होंने मिसाइल दागी है, और स्टेटमेंट मैंने आपको बताई दी है। फर्दर इस पे हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? हंगरी प्राइम मिनिस्टर टेल्स दैट एनर्जी क्राइसिस एंड रेट हाइक्स विल ब्रिंग अबाउट एरा ऑफ रिसेशन। मतलब वो बोल रहे हैं कि अब रिसेशन का दशक शुरू होने वाला है इन यूरोप, अगर इसी तरह से एनर्जी की समस्या रही और रेट हाइक्स होते रहे। जो अभी रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ग्लोबली उसकी वजह से, जो कि हमारे यहाँ भी वेल एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे भी आरबीआई आएगा और रेपो रेट बढ़ाएगा और काफी तेजी से बढ़ाएगा। मत सोचिएगा कि पिछली बार 0.5 इतना ज्यादा उसने बढ़ा दिया था तो अब नहीं बढ़ाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत जल्दी, मे बी विद इन अ वीक यू विल गेट टू हियर, और मे बी सूनर देन दैट। ये भी एक चिंता का विषय है जो मार्केट को फिर से नीचे ले जाएगा। और इसकी वजह से जो अभी कुछ सेक्टर्स में थोड़ी बढ़त थी या गिरने से बचे हुए थे वो भी गिरेंगे फिर से, क्योंकि जो मकान वकान के लोन है एंड एवरीथिंग है दैट विल गो अप और ये इंक्रीज होंगे। और इससे फिर से जो कहीं पे पैसा रोटेट हो रहा था वो भी जाएगा ऊपर से। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, पिछली बार उन्होंने अनाउंस करा था आरबीआई ने कि 80,000 करोड़ मार्केट से वो लिक्विडिटी स्क्वीज करेंगे, तो वो भी एक चिंता का विषय है, वो भी ऑन द लाइन है। तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल कोई भी कारण नहीं दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, नया हाई बनाएगी। बाकी हम बात करते हैं चार्ट पे जाकर, ठीक है, देखते हैं वहां पे लेवल्स क्या होते हैं। फर्दर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ द बीपीसीएल डिवेस्टमेंट प्लान। जो अभी तक भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का जो डिवेस्टमेंट चल रहा था वो रोक दिया है, फिलहाल कैंसिल कर दिया उस पूरे प्लान को, और न्यू प्रपोजल को बना रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। जो कि अगर बनता है तो उसको फिर से कैबिनेट में ले जाकर अप्रूव करवाना जरूरी होगा। यानी कि ये अभी फिलहाल लंबे के लिए चला गया है, बीपीसीएल अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा डिवेस्टमेंट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये डिवेस्टमेंट रुकना भी मतलब समझिए कि हमारे बजट में एक डेंट मारेगा। इसकी वजह से ये प्लान तो था तो इसमें से कुछ पैसा आना था जिसको सरकार ने जरूर अपने बजट में इंक्लूड करा होगा अपनी कमाई के तौर पे। तो अब ये कमाई नहीं होगी तो ये पैसा भी कहीं से तो पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बजट डेफिसिट आएगा। जो डेफिसिट आएगा तो वो तो फिर इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ाएगा। सेम टू सेम होता था वो जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनमें, और वही हो रहा है यहाँ पर। अभी तक ये लोग जो कुछ बेच रहे थे उसकी वजह से ये गैप डेफिसिट को कम करे जा रहे थे, बट अब ये बढ़ना शुरू हो गया है तो ये फिर से स्थिति बहुत गंभीर होगी। तो मतलब देखते हैं आगे क्या होता है, बट मार्केट के लिए कुछ अच्छा चाहिए। और अब तो ये उम्मीद भी नहीं है कि आरबीआई कभी आएगा और कहेगा कि भाई चलो मैं पैसे दे देता हूँ या लिक्विडिटी बढ़ा देता हूँ या रेट कम कर देता हूँ, क्योंकि अब उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। फर्दर सब्सिडी ऑन एलपीजी पे डिस्कशन चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार के अंदर। तो जो सब्सिडी हटा दी गई है एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर, जिसकी वजह से आज 2,500 का एक सिलेंडर मिल रहा है एलपीजी का, जो कि 400-500 मिला करता था आज से कुछ साल पहले। तो वो फिर से डिस्कशन है और सरकार के पास, अच्छा मैं बता दूं आपको, हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है न्यूज में, आप ढूंढेंगे तो, बट अगर आप शायद गूगल करें तो मिल जाए, लगभग 5500 करोड़ 5,500 करोड़ रुपया सरकार के पास अभी भी रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो कि इस एलपीजी सब्सिडी के लिए था पहले से, जिसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया अभी तक। तो ये भी अगर चाहें तो इससे पेट्रोल सस्ता कर सकते थे हालांकि, या एक्साइज कम कर सकते थे, बट खैर एनी विच वेज। तो अभी मतलब ये पे शायद डिस्कशन हो।
तो शायद गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएं, और वैसे भी इलेक्शन का समय आ रहा है तो कुछ तो देना पड़ेगा पब्लिक को, और ये शायद हो सकता है वेल कनेक्टेड चीज है जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को असर डालती है, गांव में देहात में पता नहीं, बट शहरों में तो डालती है। बट अभी फिलहाल इस पे कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल इन द डिस्कशन। तो आइए आगे चलते हैं। हमारे एफआईआर ने आज क्या करा है, 2192.44 करोड़ 2192 करोड़ का माल बेचा है आज। और डीआईआईज ने, डोमेस्टिक वालों ने खरीदारी करी है 2294.42 2294.42 करोड़ की, ठीक है। और ये कल से ज्यादा है थोड़ी सी हालांकि, लेकिन फिर भी इनकी एवरेज से कम है। पर आपको एक चमत्कारी बात बता दूं जो इस डेटा में यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन जो मैंने ओवरऑल अगर डेटा पूरी की पूरी ट्रेल देखें कि कहाँ क्या खरीदा क्या बेचा करा उन्होंने, तो उस हिसाब से आज के वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे। रोज जो लगभग 2,500 करोड़ का टोटल 4,000-5,000 करोड़ तक का वॉल्यूम था, उसके अगेंस्ट में आज एफआईआई ने शायद 11,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग करी है टोटल मिला के, जिसका नेट आउटपुट जो है वो 2,192.44 करोड़ नेगेटिव में है सेल, ठीक है। सेम वे डीआईएस ने भी करी है ऑब्वियसली। तो जो वॉल्यूम थे that says that it was something which was a tough and a big game which has happened today, and that's the only thing which gives a लिटिल सेटिस्फैक्शन। और उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर 200 पॉइंट और शायद जा सकती है, बट ये स्टिल अभी भी रिलीफ रैली है क्योंकि सेलिंग रुकी नहीं है देश में या इकोनॉमी में, ऐसा कुछ अच्छा हुआ नहीं है जो कि हमारी आगे मदद कर पाए जिससे बढ़े। और आगे रेपो रेट का खतरा बना हुआ है जिसकी वजह से बैंक्स को तो दिक्कत होगी। जैसे सीआरआर बढ़ेगा, रिजर्व रेशो बढ़ेगी, तो उनको प्ले अराउंड करने के लिए कम पैसा होगा, तो फिर कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट निकालना होगा। ये वैसे ही है जैसे ट्रेडिंग करना, आप जानते हैं कि मतलब अगर आप 1,00,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए कमाने से 10% हो जाता है। अब अगर आपके पास पैसे ही 50,000 हैं तो 10% निकालोगे तो 5,000 होगा। परसेंटेज में तो ठीक रहेगा, लेकिन बॉस खर्चा तो आपका 10,000 ही है ना, परसेंटेज में करो ना करो, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट विल बी। आगे सीआरआर बढ़ने का मतलब है कि उनको अपने पैसे को कम इस्तेमाल करना है। 1,00,000 की जगह पे अब उनको 30,000 रिजर्व में रखना होगा और 70,000 यूज करना है। दैट्स हाउ इट गोस। और बाकी रेट्स बढ़ेंगे तो वो भी हिट करेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को। खैर एनी विच वेज, अब इसके साथ आगे चलते हैं। और मई का जो डेटा बन गया है पूरा पूरा एफआईएस की सेल का, वो बन गया है 34,893.47 करोड़। और डीआईएस की जो बाइंग का डेटा बन गया है वो बन गया है 29,029.78 करोड़। तो 34 या 35,000 करोड़ मान लीजिए एफआईएस ने बेचा है मई में अब तक, और लगभग 29,000 करोड़ डीआईएस ने बाय करा है उसके लिए। बाकी रिटेल जिंदाबाद। फर्दर साल का डेटा अगर अब देखें, हम एमटीडी वाईटीडी बोले, वाईटीडी एमटीडी नहीं वाईटीडी बोले, तो जनवरी से लेकर अब तक एफआईआई जो हैं वो बेच चुके हैं 2,05,893.95 करोड़ का। यानी कि राउंड ऑफ करके अगर बोले तो 2,05,894 करोड़ का माल बेच चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा है। जो 12 महीने में पहले बेचा गया था उससे 2 गुना से भी ज्यादा अभी 4.5 महीने कह लीजिए या 5 मानना तो 5 मान लीजिए मई तक अभी बेच चुके हैं वो। और आगे क्या करेंगे देखते हैं, और उसकी वजह से मार्केट्स में कब तूफान आएगा, भूचाल आएगा, देखते हैं, ठीक है। फर्दर बिटकॉइन की खबर मैंने आपको बताई थी थोड़े दिन पहले, वहां भी आया हुआ भूचाल। पैसा जा कहाँ रहा है। मुझसे एक रिक्वेस्ट आई थी उस दिन कमेंट में, बोला था कि सर मेटल्स पे भी अगर आप कुछ बोलें तो दोस्त मैं कमोडिटीज पे बता दूं आपको। मैंने उसके बाद से लगातार रिसर्च कर रहा हूँ और रोज उनके चार्ट्स और डेटा को देखा है। मैं हालांकि बहुत कम ट्रेड करता हूँ कमोडिटीज में, अगर करता भी हूँ तो क्रूड और गोल्ड में करता हूँ, इससे ज्यादा कभी कभी सिल्वर में भी। सिल्वर में भी मैं रेयरली करता हूँ क्योंकि उसकी मूवमेंट में मजा नहीं आता। क्रूड में सबसे अच्छा मजा आता है। और क्रूड जैसे चल रहा है आपको पता है $110 तक पहुंचा हुआ है अभी फिलहाल, नीचे गिर रहा था विच वॉज गुड साइन, बट अभी वापस रिकवरी पे आ रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा कूल डाउन होगा, क्रूड तो होगा, बट ओवरऑल बहुत सारी चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अगर कमोडिटी की मैं बात करूं तो कमोडिटी के हिसाब से दोस्त गोल्ड में तो पैसा नहीं जा रहा है, मैं आपको बता दूं। मेटल में नहीं जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर। कॉपर में थोड़ा सा दिखा मुझे कि जा रहा है शायद पैसा, लेकिन उससे मार्केट नहीं ड्राइव होती। अगर मैं बोलूं कि एफआईआई 2,00,000 करोड़ बेच चुके हैं, तो 2,00,000 करोड़ का माल क्या उन्होंने कॉपर खरीद लिया है? नहीं। ये 2,05,000 करोड़ का जो उन्होंने माल बेचा है, क्या उससे उन्होंने गोल्ड खरीद लिया है? नहीं। तो ये जा कहाँ रहा है? तो सर मैं आपको बता दूं, मैंने देखा जब उसको एनालाइज करा तो उसके अंदर में मेनली जो दिख रहा है वो बॉन्ड यील्ड्स में जा रहा है पैसा, बॉन्ड्स में जा रहा है पैसा, डेब्ट फंड में जा रहा है पैसा। अब
इक्विटी से पैसा निकलकर फंड्स में जा रहा है, जो कि हैं डेब्ट फंड, उनमें जा रहा है, बॉन्ड्स में जा रहा है, बॉन्ड्स वाला यूरो उसमें अमेरिका में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, और डेब्ट इक्विटी इंडिया में भी पैसा पा रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को तक दिक्कत हो रही है, उनके पास अब कम पैसा आ रहा है, जो मैंने एनालिसिस करा उसके मुताबिक मुझे ये दिख रहा है, और ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब इक्विटी में अब पैसा कहाँ से आएगा इसका। और दूसरा आपको बता दूं, पीछे जो लगभग 1 महीने से बात करें, 1.5 महीने से, तो रिटेल भी म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल रहा है, बजाय अभी तक जो चल रहा था उसमें वो लगातार पैसा दे रहे थे। इनफ्लो वॉज मच मोर देन द आउटफ्लो इन म्यूचुअल फंड्स, विच हैज ऑल्सो लिटिल डाइग्रेस नाउ, और वो घटना शुरू हो गया। इनफ्लो जो आ रहा था वो कम हो गया है, और जो आउटफ्लो हो रहा था, लोग अपने पैसे मांग रहे हैं वापस, विदड्रॉल्स बढ़ गए हैं। तो इक्विटी इज इन नॉट अ वेरी गुड शेप फॉर द फ्यूचर अभी। बट एक बात बता दूं, जो रिटर्न आपको इक्विटी में मिल सकते हैं ना, वो कहीं नहीं मिल सकते। विद ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव, एंड जो कुछ होता है, अगर आप पुराने चार्ट्स कभी देखें तो पता चलेगा, 300, 400% के रिटर्न 5 साल में, 10 साल में, ये बॉस कहीं नहीं होता। कहीं भी लगा लीजिए आप, डेब्ट फंड में लगा लीजिए, इक्विटी में लगा लीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए, गोल्ड में लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, ये 2 ही जगह आ सकता है। एक है क्रूड, वो अगर कभी दे दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, जब देगा तो वो चप्पड़ फाड़ के, जैसे कि भी करा, कहाँ $60 चल रहा था और अभी 110, 120, 118 तक चला गया था इनफैक्ट। तो दैट्स हाउ इट इज। लेकिन शायद क्रिप्टो भी में भी समडे, बट क्रिप्टो जैसे लेती है वो भी आपने देख लिया, अभी कितना भयंकर गिरा, 30,000 के भी नीचे पहुंच गए हम, कहाँ 60,000, 70,000, 1 लाख तक पहुंच गया था क्रिप्टो बिटकॉइन, और वो अब कहाँ पहुंच गया है। तो ये इराटिक है, बट इक्विटी इज दी सेफेस्ट उस हिसाब से। अगर आप देखो, अगर आपने रिलायंस का शेयर आज खरीद के रख लिया, तो बॉस 10 साल अगर आप होल्ड करते हैं, तो आई एम श्योर दैट इट विल गिव यू अ बेटर रिटर्न देन गोल्ड, नो डाउट्स अबाउट इट। तो इक्विटी इफ राइटली डन इन्वेस्टमेंट है, तो वो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है मेरे हिसाब से ना, लॉन्ग टर्म। बाकी यू आर वाइज, डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड अकॉर्डिंगली। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे करना क्या है। नाउ व्हाट इज दी गेम अराउंड। तो गेम में भाई देखिए, आज जो हुआ है वो श्योरली डिपिक्ट्स, इंडिकेट्स, शोज द पावर ऑफ द बुल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे दौड़ाया उन्होंने बियरों को कि आओ बेचो, आओ बेचो, बोलो कितना बेचोगे, बेच दो, हो गया, चलो निकलो, अब हम फिर और ऊपर ले जा रहे हैं। दिस इज हाउ इट हैज बीन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ जब आती है, तो आमतौर पे मार्केट को ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज होता है बैलेंस ऑफ में रह जाते हैं, डर लग रहा होता है खरीदने वाले को। इस डेटा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो आज मार्केट को ऊपर ले जा रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, और उसका पूरा क्लियर प्लान है कि मुझे मार्केट को लेके ही जाना है ऊपर। और वो जो स्मार्ट मनी है, वो ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर के आज तो मैं सारे लगा दूंगा, यार बहुत सारे शेयर मेरे नीचे हो रखे हैं तो एवरेज करूंगा, नहीं। दे हैव अ प्लान, दे थिंक अबाउट इट एंड देन दे इन्वेस्ट। सो हो सकता है कि ये सेक्टर रोटेशनल का गेम चालू हो रहा हो। ये भी जब होता है तब ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां से कहां घूम गया। विद इन मार्केट घूमता है, मार्केट उठ जाती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये बुल रन असली है या नकली, क्योंकि कुछ तो सेक्टर हमेशा होते हैं जो चलेंगे। जैसे कि एनर्जी सेक्टर, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको बता रहा हूँ, अगर 5 साल का आपका होराइजन रखें तो इट विल गिव यू रिटर्न फॉर श्योर। एनर्जी इज गोइंग टू बी इन डिमांड, इसको किसी भी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए, चाहे पेट्रोल डीजल व्हीकल आए, गाड़ी तो घर में रहेगी। चलिए गाड़ी को भी भूल जाते हैं, एसी तो घर में रहेगा, लाइटें तो जलेंगी, बिजली पंखे तो चलेंगे, नए ऑफिस बिल्डिंग तो बनेंगी, नए फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, वहां पे स्ट्रीट लाइट तो लगेगी। सो एनर्जी सेक्टर इज गोइंग टू फ्लरिश, नो डाउट्स अबाउट इट। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप अच्छी कंपनियां जिनमें डेब्ट कम हो, यहाँ पे सबसे बड़ी मार इनको यही है, डेब्ट कम हो, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और 5 साल होल्ड करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। सो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। बाकी ये यूक्रेन वॉर ने तो जान ले रखी है, ये क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम 40 दिन पार हो रहे हैं यार, उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा, दैट टू इन कंट्रीज लाइक रशिया एंड यूक्रेन। कमाल है, बट ठीक है, चल रहा है, देखते हैं। और अच्छा, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है, दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रिगर फॉर मार्केट्स टू बूम, अगर किसी दिन ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि अब वॉर खत्म हुई और इनके बीच में सेटलमेंट हो गया। हालांकि अब इनकी वॉर चलने से नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ना के बराबर आ रहा है मार्केट्स पे, हालांकि इन्फ्लेशन पे बहुत भयंकर असर है, पर फिर भी मार्केट्स ने प्राइस इन कर लिया है, तो इसके लिए वो आज मिसाइल चला दी है, तो उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए ऐसा वो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बात यह है
कि जिस दिन ये खत्म होने की न्यूज आएगी ना, उस दिन बॉस मार्केट में बहुत मजा आएगा। उस दिन बिंदास बाय करना शुरू कर दीजिएगा और जितना लगा सकते हो लगाइएगा, बढ़ेगा। और उसके बाद मगर हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ेगी उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसके बाद लगातार 3 महीने 2 महीने इन्फ्लेशन में कमी आएगी, और ये बहुत अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और अगर नहीं रुकती है, कहीं ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है या किसी बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि नेटो अटैक कर देता है या अमेरिका के साथ रशिया का डायरेक्ट फेस टू फेस हो जाता है, तो बॉस फिर बहुत खतरनाक स्थिति होगी। तब इसका उल्टा भी कर लीजिएगा, ठीक है? सो माय एडवाइस, बाकी डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फर्दर रेपो रेट, और मैंने सीआरआर के बारे में आपको बता दिया, दैट्स अ चैलेंज, अपकमिंग चैलेंज रहेगा। तो आज देखते हैं बढ़ने वाले शेयरों में कौन कौन थे। देखिए आज बड़े बड़े दिग्गजों में कौन बड़ा है? रिलायंस बड़ा, आज बहुत ही कमाल की रैली दिखाई रिलायंस ने, 4.20%, बट 420 नंबर आ रहा है, देख लीजिएगा। 4.20% बड़ी है ये। इन्फी इन्फोसिस 1.97% बढ़ा रही है। बड़े बड़े शेयर हैं तो मार्केट का और बहुत बड़ा हिस्सा होता है इनका, तो इसलिए बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि जो असल में मोटी परसेंटेज में बढ़े वो भी बताऊंगा इसके बाद। तो इन्फोसिस 1.97, आईसीआईसीआई बैंक 3.95% लगभग 4%, बजाज फाइनेंस 3.4%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.70%, मारुति मारुति 3.94%, लगभग 4% बढ़ा, समझिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भयंकर पॉजिटिव थी आज, 1600 लगभग 1700 शेयर बढ़ रहे थे और 250 शेयर गिर रहे थे। बढ़ने वाले टॉप गेनर्स में आज मेटल शेयर थे। मेटल के कौन कौन से? वेदांता लगभग 12% बढ़ा, 11.79%। और आपका हिंडाल्को 9.58%, हिंद कॉपर 9.97%, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे शेयर थे, जैसे कि टाटा स्टील, नैल्को, ये सब बड़े। जेएसडब्ल्यू स्टील 6.88%। इसके अलावा बढ़ने वाले ऊंचे शेयरों में, महंगे वालों में कौन था? अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया 17,000 का शेयर है, 17,600 रुपए का शेयर। इनफैक्ट माफी चाहूंगा, 600 रुपए तो काफी होते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो 17,636 रुपए का ये शेयर है। इसमें भी एक अच्छी खासी 6-7% की, 6.5% की गेन बढ़ाता है ये। मतलब अगर आपको मैं बात करूं तो हिंडाल्को, एल&टी टेक, नैल्को, टाटा स्टील, ये सब 7% से ऊपर बढ़े हैं, 7.5% से ऊपर, ठीक है। 8% से भी ऊपर बढ़े हैं कुछ तो, जैसे कि हिंडाल्को 9.58%। रेन इंडस्ट्री, कोल इंडिया, एबी कैप, अबॉट इंडिया। एबी कैप मतलब एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, उसके बाद अबॉट इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब 6.5%, 7% के करीब बढ़े हैं कम से कम। तो ये बढ़ने वाले शेयर थे, बहुत सारे थे, और अगर ऐसे बताऊंगा तो बहुत सारे। तो टॉप लूजर्स देख लेते हैं। 250 शेयर जो गिरे थे वो कहां से आ रहे थे? तो साहब देखिए, गिरने वाले शेयरों में वो शेयर हैं, मैं बता दूं आपको, जो कि कल बढ़ रहे थे या पिछले कुछ दिनों में गिरे नहीं थे। जैसे कि डॉक्टर लाल पैथलैब बहुत भयंकर रूप से गिर चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिकवरी दिखा चुका है पहले ही इस रैली से। तो आज ये गिरा, और बहुत कम, कितना 1.2% के आसपास गिरा। अरबिंदो फार्मा, एस्कॉर्ट्स, डालमिया भारत, ये कुछ शेयर हैं जो नीचे गिरे हैं, जिनकी वैल्यूएशन है कुछ कुछ, ठीक है ना। तो बाकी तो छोटे मोटे शेयर थे, उनको पता नहीं चलता। तो ये वाले बड़े शेयरों में लगभग 1 से 1.25%, 1.5% की गिरावट आई है। अच्छा, एक और बड़ी बात जो हुई वो हुई कि हांगकांग का जो हैंगसेंग इंडेक्स है, वो भयंकर रूप से 6% की रैली दिखाई है उसने, जिसका बहुत गहरा असर हमारी मार्केट पे भी पड़ा। अब अपना गौर फरमाइएगा आज के लिए अपना, फिर से मैंने कल भी जैसे कहा था, डाउ और नैस्डैक को देखते रहिएगा क्या होता है, और इसके हिसाब से कल मार्केट क्या खुलती है। तो जापान हमसे पहले खुलता है सुबह उठ के। अगर आप जापान को देख लेंगे कि उसने कहाँ ओपनिंग करी और कितना मूवमेंट दिया, तो आपको ये बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा कि कल हमारी निफ्टी किस ढंग से मूव करेगी। हालांकि इतनी बड़ी रैली के बाद एक छोटी करेक्शन बनती तो है यार, हम मैंने जैसे कहा था उस दिन के, इतनी गिरावट के बाद अब हक से हमारी रिलीफ रैली बनती है। सो दैट्स हाउ इट इज। अब इतना यार 400 पॉइंट एक दिन में उठाओगे तो हो सकता है कल ओपन हो और 100, 150, 200 पॉइंट मैं बोल ही रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है ना। 16,400 तक तो पॉसिबिलिटी है, बट वहां के बाद फिर क्या होगा देखते हैं। सो बी कॉशियस, ठीक है। और अच्छा, फोमो में मत आइएगा। अच्छा, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे मेरे हाथ से छूट गया, ये तो बड़ा अच्छा शेयर था, काश मैंने खरीद लिया था। तो वो दोबारा मिल जाएगा, वो टाइम आएगा। कोई भी शेयर हो आपको, वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होने वाला है, वो आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है और आप 2-4 ट्रेड एक साथ कर सकते हैं, तो बहुत मोटा कमा सकते हैं। मतलब आप समझिए कि जैसे हिंडाल्को है, इसका अगर एक फ्यूचर किसी ने खरीदा होता 2% बढ़ने के बाद भी, और 2% पहले निकल गया होता, तो आज 7% गेन करा होता। यानी कि आपने लगभग कितने का आता है इसका एक फ्यूचर? 2 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए का मतलब 2 लाख के करीब का, 1,85,000 के करीब। तो 2 लाख अगर आप लगाते हैं और उसमें 7% एक दिन में मिल जाए, तो बॉस और क्या चाहिए। और कोई सा भी लगा लीजिए, मतलब आप बात करिए हिंडाल्को की, बात करिए टाटा स्टील की, बात करिए, है ना। ये सारे शेयर तो फ्यूचर में, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करिए, तो यार 6%, 7%, 9% तक का, 10% तक का गेन दिया है एक दिन में। तो अगर ट्रेडर हो तो बॉस वाह।
थोड़ा सा भी चार्ट देखना आता हो, 2 बार गलती करके भी लगाओगे तो भी, मतलब अगर आप गिर भी जाओ आज, तो भी आप मतलब फूलों में गिरोगे, ऐसा दिन था आज। जो जोन सा फ्यूचर लगे उठा लो गलती से भी, और डर के मारे आप छोटा सा भी प्रॉफिट लेके बाहर निकलो तो दिन में आप कैपिटल को बढ़ा सकते थे। दैट्स हाउ इट वाज। तो ट्रेडर्स के लिए बढ़िया दिन है, बट इन्वेस्टर्स भी कॉशियस। ये जो आज 10% उठे हैं ना, ये बॉस किसी भी दिन 5% गिरेंगे और ये 10% की बढ़त गायब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि 10% जब बढ़ना है 100 रुपए के ऊपर तो 10 रुपए बढ़ता है, लेकिन जब 110 पे 5% गिरा तो मतलब आप 5% गिरने का मतलब 7 रुपए चले गए इसमें से, और अगर कहीं 10% ही गिर गया तो 110 पे 10% गिरने का मतलब होगा 11 रुपए गिरना। नॉट 10 रुपए की जो बढ़त आई थी सिर्फ वो वापस जाना, दैट विल बी मोर देन दैट, सो बी कॉशियस, ठीक है। चलिए आइए दोस्त, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, और उसके बाद हम देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, सो दैट दैट कैन हेल्प यू इन ट्रेडिंग टुमारो। तो आज जो निफ्टी के लेवल्स हैं थोड़ी सारी मैं बता ही चुका हूं आपको, सीधा कल के लिए ट्रेड लेवल्स देख लेते हैं। ट्रेड लेवल्स के अनुसार हम टॉप पे ही बंद हुए हैं। अब अगर ऊपर जाना है हमको तो ऊपर की तरफ में सीधा बड़ी वाली रेजिस्टेंस जो है वो आती है 16,350 पे, ठीक है। उससे पहले कोई छोटी मोटी रेजिस्टेंस आएंगी भी तो डोंट बॉदर, बिकॉज जिस तरह की स्ट्रेंथ बुल्स ने दिखाई है उस ढंग से लगता नहीं कि वो उससे पहले रुकने वाले हैं। हालांकि अगर एक नंबर इससे पहले का नोट करना हो तो 16,300 को देख लीजिएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर भी बनता है और ये थोड़ा सा पुराना रेजिस्टेंस भी है जहां पे हमारी निफ्टी ने टाइम बताया था। तो यहाँ पे हो सकता है फिर से कंसोलिडेशन हो या रिवर्सल का चांसेस बने, तो वो 16,300 पे या 350 पे बनेगा। 350 हालांकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इसको पार करने के लिए फिर से जोर लगेगा बहुत ज्यादा, और मुश्किल है थोड़ा सा कल पार करना, बट हो सकता है कि हो भी जाए, और अगर हो गया तो फिर अगली बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 16,420 के आसपास आती है, 400 से 420 की रेंज में, ठीक है। तो ये पार करना होगा, और इसके बाद अगर इस पे क्लोजिंग भी दे दी हमने तो आप मान सकते हैं कि बियर ट्रेंड निगेट हो गया, जिसकी मुझे आशा कम है, लेकिन ये हो सकता है। इस जो वीकली एक्सपायरी है उस तक आप जरूर नजर रखिएगा, हो सकता है कि ये उस तक हो जाए। अगर हो गया तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो अगर उससे पहले हुआ, मान लीजिए कल वेडनेसडे हो गया तो थर्सडे को बस रिवर्सल आ जाएगा बराबर का। नहीं आया अगर थर्सडे को भी रिवर्सल तो मींस ये निगेट हो रहा है। तो ये लेवल्स हो गए ऊपर के लिए 420 तक का मैंने बता दिया, और उसके बाद जो है ऊपर मैदान है, छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 16,700 का और 800 का लेवल आता है, जिसपे कि मार्केट एक चैलेंज फेस कर सकती है। और अगर कहीं 16,800 को पार कर लेती है निफ्टी आज कल परसों तरसों में, तो बस फिर तो आप बाइंग शुरू कर दीजिएगा बिना ये सोचे कि फिर मान लीजिएगा कि नीचे के हम बॉटम लेवल्स को छोड़ चुके और भूल गए, मिस कर गए, वहां नहीं खरीद पाए, ठीक है। अब नीचे का देख लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, नीचे की तरफ अगर निफ्टी चलना शुरू करता है तो 16,240 का जो है वो पहला लेवल सपोर्ट का बनता है, और अगर उससे नीचे चलते हैं तो दूसरा लेवल जो है आपका वो 16,140-50 के आसपास बनता है। उसके बाद 16,100 पे सपोर्ट बनती है। उसके बाद आपकी 16,000 से 15,970 की रेंज है जहां पे कि एक सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 15,860-850 के आसपास, जो मैंने पहले भी बताई थी। इसको फिर से बोल रहा हूँ, अब इसको नहीं तोड़ना चाहिए, और इसको तोड़ा तो फिर से हम गए नीचे की तरफ। 2 दिन वही ऊपर जो बोल रहा हूँ क्लोजिंग, वही नीचे की तरफ की क्लोजिंग के लिए भी 2 दिन अगर इसने नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि आज बंद हुआ और अगले दिन फिर दोपहर तक रह गया नीचे, तो फिर लंबा गए नीचे, ठीक है। हालांकि उसके बाद एक और सपोर्ट बनती है 15,700 की, बट अगर इसको तोड़ा तो मुझे लगता नहीं कि ये इसको डिफेंड कर पाएगा कोई, क्योंकि जिसको डिफेंड करना है तो उसको यही डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि गेम यहाँ हुआ है, वॉल्यूम्स यहाँ हुए हैं। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये ज्यादा क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि पैसा जो घुमा है वो इस लेवल पे ज्यादा घुमा है। हालांकि वो लोअर लेवल से ऊपर उठाया गया था, क्योंकि गिराने वालों ने बंद कर दिया था गिराना, तो वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर बुल्स एंड बियर की फाइट हुई थी। तो 15,850 एक क्रिटिकल लेवल है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए निफ्टी को डाउन साइड में। फर्दर आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम स्टोरी बात करें तो एक बहुत ही शानदार कैंडल बनी है अगर डेली पे देखें तो, और अगर ये ऐसे चलती है तो मजा आ जाएगा, लेकिन क्या ये चलेगी? हालांकि बता दूं मैं आपको, रूम बहुत है। अगर बैंक निफ्टी चलना चाहे तो यहाँ से करीब 2,500 से 3,000 पॉइंट ऊपर आराम से जा सकता है, क्योंकि इसने काफी टाइम से बढ़त नहीं दी है। और अगर पी और एवरेज के हिसाब से देखें तो हाँ, थोड़ा ऊपर हम जा सकते हैं, 1,500-2,000 पॉइंट कहीं नहीं गए अगर ये जाना चाहे तो। और बैंक निफ्टी मैंने बताया भी है, इज एन वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर की तरह बिहेव करता है, अनट्रेंड आदमी है। जिस दिन दौड़ना शुरू करता है तो किसी भी दिशा में किसी भी हद तक जा सकता है। तो आइए लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स क्या है? आपको अगर ऊपर जाना है तो बस पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो 34,000
480 से 500 का लेवल आता है और उसके बाद 500 को अगर पार कर लेते हैं तो फिर 699 या 700 मान लीजिए। 700 के ऊपर एक गैप छोड़ा हुआ है तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पे आ सकती है, जो कि है 35,150, और 150 को अगर 35,150 को पार करती है तो 35,240, और 240 को अगर पार करती है तो 35,460-70, और अगर 460-70 को पार कर लेती है तो एक क्रिटिकल एंड क्रूशियल लेवल जो बनता है वो 36,400 का बनता है। इसको पार करना विल बी अ टास्क फॉर बैंक निफ्टी नाउ। अगर इसने इसको पार कर लिया इनफैक्ट इंट्राडे में भी, तो अगले 2 दिन आप समझ लीजिएगा कम से कम बुलिश रहेंगे, और बैंक निफ्टी उसके बाद गिरेगा नहीं 2 दिन तक कम से कम, ये ऐसा वाला है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही है जैसे आप बीवी को पिक्चर दिखाने ले गए और पिक्चर दिखाई और उसको पसंद आ गई, उसका फेवरेट एक्टर उसके अंदर था और उसने वो खुश हो गई, तो समझिए 2-4 दिन आपको आराम से गर्म चाय भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, प्यास भी बुझेगी, और फिर मतलब बाकी तो आप समझ लीजिए पप्पी जप्पी जो भी चाहिए। ठीक है ना, तो दैट्स हाउ इट विल बी अगर इसने वो लेवल पार कर लिया, बट चांसेस बहुत 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 रेयर है, मैं फिर बता रहा हूँ। वैसे ही जैसे बीवी और मतलब समझ गया ना, पहले पिक्चर नहीं आएगी, पिक्चर आ गई तो फिर आप ले जा नहीं पाएंगे, ले गए तो फिर उसका मूड नहीं होगा, मूड नहीं होगा तो फिर उसके बाद भगवान जाने वो फोन पे लग जाएगी, कोई घर से फोन, समझ रहे ना मतलब, तो दैट्स हाउ इट इज। So just think about it that way. But once it is done, then please be sure and play around it, because फिर उसके बाद चिंता का विषय नहीं है। फिर आप चाहें तो बोले 2 पैक लगाऊंगा तो लगा लीजिएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो आइए वो देख लेते हैं। तो 34,340 एक लेवल बनता है, हालांकि इसको क्रॉस करके ही बैठिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नीचे की तरफ अगर जाता है तो सीधा आप बात करिए, अब अगला लेवल जो बनता है वो बनता है 34,160-50 का। उसके बाद अगला लेवल जो बनता है वो बनता है 33,950 का, या 950 से 850 मान लीजिए, जहां पे कि एक अच्छी सपोर्ट बॉक्स बनता है ये। तो 850 के नीचे आप अगर जाते हैं तो अगला लेवल सपोर्ट का बनता है 33,200 या 300 के बीच में, 300 ही मानिए। ठीक है, उसके बाद अगला लेवल जो है 300 के बाद अगर आते हैं तो सीधा 33,000, और फिर ही बता रहा हूँ ये एक बहुत क्रूशल एंड क्रिटिकल लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर ये टूटा तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, गए हम 12 के भाव में। बैंक निफ्टी फिर बहुत अच्छी सी गिरावट दिखाएगा, जो कि 32,000 या उसके भी नीचे जा सकता है। तो 33,000 के नीचे जो अगला लेवल बन के आता है, हालांकि वो 32,220 का बनता है, यहाँ पर भी एक अच्छी सपोर्ट बनती है जो इसको ले लेनी चाहिए, और इसको ये नहीं तोड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे तो आकर कम से कम एक बार बाउंस लेगा ही। अभी तक इसने इस सपोर्ट को टेस्ट भी नहीं किया है, तो 33,000 पहले नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो फिर 32,250 पे नजर रखिएगा। ठीक है, so that's all from my side. Thank you so much for staying connected. God bless us all. Do good trades, be profitable. Thank you so much for all your support. Stay connected.